ठीक है, याद हो जाएगा इतनी सारी चीजें। लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था उसका ये छूटा हुआ पार्ट था, हमने मौला राम के चित्रों के बारे में नहीं लिखा था बस। तो ये मौला राम के जो बचे हुए चित्र थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा पेपर में जो पूछा गया है वो पेपर में मौला राम के शिष्य जो है उनके चित्र पूछे गए हैं। आंख मिचोली ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, तो याद रखने ला आंख मिचोली किसका था, मणकू का था। बाकी ये दो है। अगर आपने इतना पॉइंट याद कर लिया कि कृष्ण की लीलाओं का वर्णन चेतु करता था, तो रुक्मणी हरण आप कर ही दोगे कि रुक्मणी हरण भी किसका होगा, चेतु का होगा। तो इतनी सी बातें याद हो जानी चाहिए आप लोगों को। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। अगर प्रश्न बनेगा कि दंपति नामक चित्र किसका है, तो मौला राम का है। मगर दंपति नामक चित्र में उसने किसका वर्णन किया है, प्रद्युमन शाह और उनकी वाइफ का। प्रद्युमन शाह है कौन, तो गढ़वाल का आखिरी राजा, और टिहरी का आखिरी राजा बोलेगा तो मानवेंद्र शाह। ये सारी बातें हैं। बाकी मैं ऑलरेडी आपको पूछ चुका हूँ, जो कल मैंने पढ़ाया था वो आप लोगों को याद भी है, तो अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उत्तराखंड। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने एक बात बताया था, मैंने आपको ग्रुप में भेजा भी था कि आप पढ़ना क्या चाहते हो, तो लोगों ने बोला था संस्कृति। और वाकई में सही भी है संस्कृति पढ़ना। आजकल उत्तराखंड के पेपर आप देखोगे तो संस्कृति और संस्कृति से 8-10 नंबर आ जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि संस्कृति उत्तराखंड में नहीं, संस्कृति के क्वेश्चन वो हिंदी में भी पूछ रहा है, तो इसलिए ये बातें हम लोगों को पता भी होनी चाहिए थी। तो इस संस्कृति में मैंने जस्ट आपको एक ही टॉपिक पढ़ाया अभी, उत्तराखंड और गढ़वाल कुमाऊनी के फिल्म। और फिल्म के अलावा मैंने जो कल्चर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे वही आप लोगों को पढ़ाया है, इसके अलावा कुछ खास पढ़ाया नहीं। बाकी जो गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारे लेखकों की हम बात करेंगे, जब हम उत्तराखंड के लोकगीत वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो लोक गायकों को भी वहीं पे पढ़ेंगे। लोकगीत है तो गीत को गाने वाले गायकों को भी हम वहीं पे पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हमने उनकी चर्चा नहीं करी। थोड़ा बहुत हमने चर्चा करी थी किसकी, नरेंद्र सिंह नेगी की, केशवदास अनुरागी की, चंद्र सिंह राय की। चंद्र सिंह राय एक बहुत बड़ा फेम है, बहुत बड़ा नाम है, अब है नहीं, बट उनके बहुत पुराने पुराने जो भी गाने उनके बहुत फेमस है। नरेंद्र सिंह नेगी को तो चलो खैर सभी जानते हैं। ढोल सागर में 2 पॉइंट हो गया। ढोल सागर पे शोध किया अलग किसने, केशवदास अनुरागी ने। और उनकी बुक का नाम क्या था, नाद नंदिनी। और ढोल सागर के ज्ञाता वो उत्तम दास है। उत्तम दास का मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था, वो दोनों के दोनों एक साथ ही बजा देते, काफी टैलेंटेड है। अब हम संस्कृति में एक और पॉइंट पढ़ेंगे, और ये वाला टॉपिक शायद ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी, क्योंकि ये मैंने पिछली बार तो नहीं पढ़ाया था, बट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जवाब दे देंगे। इस टॉपिक का नाम है उत्तराखंड में प्रचलित प्रथाएं। उत्तराखंड में प्रचलित प्रथाएं, ये एक टॉपिक आता है उत्तराखंड का, ठीक है। तो आप देख लेना। बाकी यूट्यूब में भी जितने भी टीचर हैं बड़े बड़े, किसी ने इस टॉपिक पे कुछ क्लासेस अपलोड नहीं करी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी से सर्च कर चुका हूँ तो ऐसा कुछ मिला नहीं है मुझे। और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस से क्या है कि प्रचलित प्रथाओं में एक हमारे पास क्वेश्चन आता है, ग्वार सांटो क्या होता है। ग्वार सांटो, ग्वार सांटो आज हम पढ़ेंगे। एक प्रथा होती है कि जिसमें क्या किया जाता है कि आप हमारी बेटी से अपने लड़के की शादी करा लो और अपने बेटी की शादी हमारे बेटे से करा लो। तो विनिमय प्रथा टाइप का, बदला विवाह टाइप से सुने हैं ना आप लोगों ने, तो इसलिए टर्म यूज होता था ग्वार सांटो, ठीक है। तो ग्वार सांटो प्रथा किधर है, क्या होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो चलो छोड़ो। एक क्वेश्चन तो आप सब लोगों ने देखा भी, और शायद से आपने वो क्वेश्चन डील भी किया होगा, फॉरेस्ट गार्ड में आता है ज्वार प्रथा का संबंध किससे, ज्वार प्रथा। तो स्त्री धन था उसका। जौनपुर टिहरी वाले एरिया में महिलाओं को भी पैसा रखने का, धन रखने का क्या था, अधिकार था। अगर आप हमारा देश में पुराना इतिहास उठा के देखो तो जितना भी इतिहास हमने पढ़ा है, महिलाओं को कम ही आंका गया है। मतलब सारी पावर्स पुरुषों के पास थी। और अभी भी आप देखते हो, जितने भी आप यहाँ पे बैठे हो, अगर आप देखोगे तो घर में पितृ सत्तात्मक स्थिति ज्यादा रहती है हमारे समाज में। ऐसा नहीं बोला जा सकता कि मातृ सत्तात्मक नहीं है। आजकल मातृ सत्तात्मक वाले ड्रम के अंदर पैक करके बैठ जा रहे हैं। तो मातृ सत्तात्मक तो है कुछ ना कुछ हद तक, है ना। अब मातृ सत्तात्मक का ज्यादा रूल आ रहा है, बट पहले जमाने में पितृ सत्तात्मक ज्यादा था। तो जौनपुर वालों ने बोला ये बातें गलत है, और उन्होंने महिलाओं को भी धन रखने का क्या दिया था, अधिकार दिया था। वो स्त्री धन आया था ना ज्वार पर था उसमें। बिटोली तो कल परसों ही शायद से पेपर में आया भी था। एक और क्वेश्चन आता है जैसे श्रीणी प्रथा क्या होती है, आपने गढ़वाल में सुना भी होगा, जब भगवान का नाम से गुड़ की भेली काटी जाती है। बहुत सारी प्रथा होती है। एक पैना प्रथा होती है, एक पौड़ा प्रथा होती है, एक न्यूता प्रथा होती है। तो देयर इज मैनी टाइप्स ऑफ प्रथाएं जो उत्तराखंड में चलती हैं, और वो पेपरों में पूछी भी जाती है। बहुत सारे और भी है जो मुझे याद नहीं आ रहा कि पेपर में आया हुआ है, पर जब हम इनको पढ़ेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि हाँ यार ये सुने भी हैं पढ़े भी हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो ये प्रथाएं हैं ये जनजातियों से रिलेटेड है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि शायद ही कोई उत्तराखंड का ऐसा पेपर हो जिसमें जनजाति का क्वेश्चन ना आए। तो 40 नंबर के उत्तराखंड में 2 नंबर तो जनजातियों से आएगा ही आएगा।
और समटाइम तो 3 नंबर भी आ जाते हैं। ये भी नहीं बोलेगा कि 5-10 नंबर आ जाएंगे, मगर 2 क्वेश्चन तो जनजातियों से आएगा ही आएगा, जैसे जनगणना हो गया, जनजाति हो गया। और आजकल तो कल्चर का खूब बोलबाला है, तो 7-8 नंबर तो कल्चर ही खा जा रहा है। ठीक है। एक कलाई प्रथा के बारे में पूछा जाता है, एक सहरा प्रथा के बारे में पूछा जाता है, एक गातना बैठना होता है, तो दुनिया भर की प्रथाएं हैं। जब हम लिखेंगे इन 20-25 प्रथाओं को तो हमको बातें भी समझ में आती रहेगी। ठीक है। कुछ कुछ प्रथाएं हम तब भी पढ़ाए हुए हैं जब मैंने आपको जिला सीरीज पढ़ाया होगा, बट मैंने ऑफलाइन में कभी भी जिला सीरीज पढ़ाया नहीं है। मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि अगर आप जिला सीरीज पढ़ना चाहते हो, आपके पास दुनिया भर का टाइम है, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट में आपको अब ऑफलाइन पढ़ाता तो उसे ज्यादा अच्छे से पढ़ाता ना। ऑनलाइन में तो मतलब इतना वो एफर्ट लगता नहीं है, बट ऑफलाइन में मैं तुम्हें और अच्छे से पढ़ा सकता था। चलचित्र दिखाता, वीडियोग्राफी दिखाता, क्योंकि ऑलमोस्ट उत्तराखंड तो मैं घूम ही चुका हूँ, तो मैं आपको बता भी देता कि क्या क्या सिस्टम है। क्योंकि जिला सीरीज से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। किसी ने जिला सीरीज को बहुत तमीज से पढ़ा है तो 8, 9, 12, 13, 14 नंबर इतने तो जिला सीरीज से ही आ जाएंगे। बट फिर भी आप लोगों ने जो बोला था मैं तो फिलहाल वही पढ़ा रहा हूँ। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, उत्तराखंड की प्रचलित प्रथाएं। इसकी इंपॉर्टेंस ही बताया हूँ कि ये पूरे यूट्यूब में भी ढूंढ के नहीं मिलेगा, और आपकी बुक में भी ये पर्सनली लिखा नहीं है। अगर आप बुक पढ़ोगे अपनी तो ये पर्सनली बुक में लिखा भी नहीं है। मैंने आपको परसों एक बुक दिखाई थी डीडी शर्मा की, मैं आपको वो भी ऑफर दिया था कि आपको डीडी शर्मा की बुक पढ़नी है, आपने उसको भी नेगलेक्ट किया था, रिजेक्ट किया था, पता नहीं क्यों। शायद से तुमने तो कभी खरीदी भी नहीं होगी डीडी शर्मा की बुक, पर आप लोगों को पढ़नी चाहिए थी। तो उसमें कुछ प्रथाएं विद्यमान है, तो मैं आपको लिखा रहा हूँ आज। पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है। बाकी इसकी इंपॉर्टेंस से मैंने बता दी है। 2-3 क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहे हैं, कोई पेपर में पूछे गए हैं, और भी होंगे जो मुझे याद नहीं है, बाकी हम इनको पढ़ लेते हैं। कल्चर है, प्रथाएं है, तो कुछ कुछ प्रथाएं ऐसी है जो हमारे यहाँ भी विद्यमान है गढ़वाल क्षेत्र में, तो वो तो चलो याद करने की भी जरूरत नहीं, हमें पता है। जैसे अभी मैंने सिरनी की बात करी, तो सिरनी तो शायद सुना ही होगा तुम लोगों ने। जब भगवान के नाम की गुड़ की वेली काटते तो सिरनी उससे पहले मुंडम चढ़न दिया ना। और न्यूता प्रथा होता है, तो शादी में जाते तो न्यूता लिखाते नहीं। पौणाण प्रथा होता है, जब हम किसी के घर मेहमान बन के जाते उनको बोलते क्या है, पौणा आ गई, या जब हम बाराती बन के जाते हैं। तो कुछ कुछ तो गढ़वाल में भी छी, और जो गढ़वाल में छी वो तो याद करना कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत को जो जनजाति में छी। ठीक है ना। बहुत है आज के लिए इतना इंट्रो। शुरू करते हैं, तो लिखना शुरू करेंगे उत्तराखंड में प्रचलित प्रथा। इंपॉर्टेंस से मैंने बता दी है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं टॉपिक इंडिविजुअली, बहुत कम चांस है। ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मिलेगा नहीं, मैं भी तो लिख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं से तो लिख ही रहा हूँ। ऐसा तो नहीं बोला जा सकता कि मिलेगा नहीं है। बट ऐसा है कि एक सामने आपको सारी प्रथाएं मिल रही तो फायदा है, याद कर लेंगे। और पेपरों में पूछा गया। शुरू करते हैं भगवान के नाम से, पहले श्रेणी प्रथा ही लिख लो, अपना गढ़वाल से अपने घर से ही लिख लो। तुम में अब ये जो जौन सारी आ रखे हैं उसको तुम्हारे यहाँ भी होता है ये श्रेणी प्रथा? होता है आपके यहाँ? नहीं होता? हाँ तो तेरे लिए ठीक है ना। होता क्या है? शिरडी वाले बाबा तो नहीं समझ रही? शिरडी वाले साईं बाबा, हाँ? क्या होता है कि गुड़ की जो भेली होती है, गुड़ की भेली को, गुड़ की भेली को काटकर या तोड़कर, जो भी लिखना चाहते हो, काटकर शुभ अवसरों पर बांटा जाता है। ठीक है। शुभ अवसरों पर बांटा जाता है। ये थोड़ा भगवान के नाम का होता है, ऐसा नहीं कि आप गुड़ खाने के लिए बांट रहे हो इसे। ठीक है। नॉर्मल गुड़ नहीं, गुड़ की भेली तो आपने देखी हो, बड़ा सा होता है 1-2 किलो का। उसको काट के भगवान को पहले चढ़ाया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है, फिर छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। फिर गाँव में जितने भी परिवार होते हैं सबके घरों बांटा जाता है। ठीक है। सबके घरों बांटा जाता है। उसको खाने से पहले भी हम अपनी मुंडी में डालते थे थोड़ा सा, फिर खाते थे उसे ना। लोगों की मान्यताएं होती है गढ़वाल क्षेत्र में कि जैसे कुछ भी होगा, अब जैसे तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, तुम तैयारी कर रहे हो, तो घर वाले बोल देते कि हे भगवान मैं लड़ा नौकरी लग जाए तुम्हें, क्या नाम है, श्रेणी बटुल, ऐसा समथिंग कुछ होता है कि भगवान अगर सफल हो गया है तो मैं आपके नाम की श्रेणी बांटूंगा। तो पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, भगवान को थैंक किया जाता है, और फिर उस गुड़ को सबको बांटा जाता है एज ए प्रसाद के रूप में। तो श्रेणी पर था क्या है, गुड़ की जो भेली होती, भेली मतलब तो समझ ही गए ना, जो बड़ा वाला होता है एक। उसे कभी जब दूल्हा दूल्हे का वेलकम करते तो उसकी मुंडी के ऊपर भी घुमाते ना। घुमाते कि नहीं घुमाते, ऐसा कुछ करते ना। जैसे अभी मैं परसों कुछ समय पहले 12-11 मार्च को मामा बना था, मेरी बहन का बच्चा हुआ था। तो वहां भी गई थी मम्मी, तो बोला था कि गुड़ की भेली लेके आना ना, तो शायद शुभ अवसरों में जब किसी के घर वर जाते कुछ ऐसा, तो गुड़ की भेली को काफी शुभ अवसरों में इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान रखना आप, है ना। तो मतलब पॉजिटिव वाइब देता होगा, कुछ तो होता होगा। तो श्रेणी पर था क्या है, शुभ अवसरों में गुड़ की भेली को बांटकर काटकर लोगों में बांटा जाता है भगवान के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट प्रथा का नाम लिखेंगे, न्योता प्रथा। ये सारे प्रथा है, ऐसा नहीं बोल सकते कोई कि हमने नहीं सुना है, ये सब लोगों ने सुना हुआ है न्योता प्रथा। क्योंकि आप
में से मैक्सिमम बच्चे तो गढ़वाली है। न्योता प्रथा। न्योता प्रथा का मतलब क्या होगा? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर। ठीक है। नगद या घी, धान दिए जाते। अभी तो ये वाला कल्चर ही खत्म हो गया है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब गांव में शादी शुदी होती थी किसी की, तो एक आदमी रजिस्टर कॉपी पेन लेके, दो आदमी बैठे रहते हैं ना, कि आप कितना न्यूटन लिखाना चाहते हो, तो शादी में जाते तो पैसा देते हैं। और उसका कितना अच्छा कल्चर है बताओ, उसका इतना अच्छा कल्चर है कि जिनके घर में शादी हो रही, तो शादी में दुनिया भर का पैसा खर्च होता है। तो दुनिया भर का पैसा खर्च होता है, उनके पास शायद पैसा हो नहीं हो इतना, तो गांव के सभी लोग या जो भी क्लोज क्लोज के रिश्तेदार होते हैं, सब लोग उनको अपनी तरफ से 500 रुपये, 1000 रुपये आजकल भी लिखाते हैं। पहले के जमाने में 10, 20, 30 रुपये जितना भी लिखाते रहेंगे भी लिखाते हैं। तब उस आदमी को इतनी सारी मदद मिल गई ना। अगर 300 लोगों ने भी 500 500 रुपये लिखाए, तो कितना मदद मिल जाएगी उसे, बहुत सारी। अब उसको ऐसा भी नहीं होता कि ये देना ही देना है ऑन द स्पॉट। जब अब उनके घरों में शादी होगी, तब उसको भी इतने रुपए देने। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम था ये, पुराने जमाने के लोगों का, मदद भी मिल जाती थी। ठीक है। आजकल तो जस्ट हम पैसे देते हैं, क्योंकि आजकल तो घी खाने के लिए खुद के घर में नहीं है, देना कैसे? मगर पहले शादियों में घी का भी बहुत बड़ा रोल होता था, धान चावल का भी बड़ा बड़ा रोल होता था। ठीक है। आजकल तो हम पैसे देते हैं और पैसे से चावल खरीद लेते हैं। पहले चावल गेहूं धान खरीदा कहाँ जाता था, खुद घर का होता था। तो लोग ये चीजें भी पहले के जमाने में न्यूता में देते थे। अभी भी आपके घर में न्यूता वाली कॉपी होगी, जो आपकी मम्मी की शादी के, पापा की शादी का होगी, तो उसमें देखना, उसमें पैसे ही पैसे नहीं होंगे, साथ में ये भी लिखा होगा कि इतना दून चावल दिया, इतना किलो घी दिया, ऐसा लिखा होगा उसमें, पक्का देखना, पूछना। ठीक है। तो फिलहाल हमें पता चला न्योता प्रथा क्या होता है, ये तो आप सब लोगों ने सुना भी है, जाना भी है, देखा भी। नेक्स्ट लिखेंगे बुढ़ानी। बुढ़ानी प्रथा। बुढ़ानी प्रथा बेसिकली हमारे तो इधर है नहीं, ये है शौका में। कहाँ पर है ये? शौका जनजाति में, मुख्यतः। और शौका जनजाति रहती कहाँ है बताएंगे आप? पिथौरागढ़ में। ये वाला टर्म मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कि जो भोटिया जनजाति है मुख्यतः उत्तराखंड के 3 बड़े जिलों में रहती है। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में उनको क्या कहते हैं? जाट। चमोली में क्या कहते हैं? तोलचा मारचा। और पिथौरागढ़ में क्या कहते हैं उन्हें? शौका। बेसिकली है क्या, ये भोटिया का ही एक हिस्सा है। तो शौका जनजाति में जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, शौका जनजाति में जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, जब वो 20 साल का हो जाता है, तब पूजा पाठ की जाती है और उसको सामाजिक मान्यताएं दी जाती है। तो उस प्रथा को बोला जाता है बुढ़ानी प्रथा। बुढ़ानी बोलो तो इससे समझ सकते हो, बूढ़ा हो गया हो। जब बच्चा 20 साल का हो जाता है, तब पूजा पाठ किया जाता है और उसको सामाजिक मान्यताएं दी जाती है, कि अब समाज में तू अपना फैसला लेने के लिए क्या हो चुका है? स्वतंत्र हो चुका है। 20 साल से पहले बच्चा जो भी करेगा वो सब माता पिता के ही कहने पे करेगा, माता पिता के बिना ऑर्डर के वो कुछ भी नहीं करेगा। पर आफ्टर 20 ईयर उसको सामाजिक मान्यताएं दे दी जाती है, कि भाई चलो अब तुम समाज में अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो। तो उस प्रथा को बुढ़ानी प्रथा कहा जाता है, ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, है ना? हाँ, कहीं पर अगर आप ये लिखना चाहते हो, तो बुक में लिखा है कि बुढ़ानी प्रथा को सभा कोनो भी कहा जाता है। तो कहीं अगर ऐसा कुछ पॉइंट बन गया एग्जाम में, तो आप इसे डील कर लीजिएगा अपनी तरीके से, कि सभा कानो या बुढ़ानी प्रथा क्या है। मुख्यतः शोका जनजाति में जब ज्येष्ठ पुत्र 20 वर्ष का हो जाता है, तो पूजा पाठ करा के उनको सामाजिक मान्यताएं दे दी जाती है, कि समाज में तुम अपने फैसले लेने के लिए क्या हो गए हो? स्वतंत्र हो गए। है ना? जब हम छोटे बच्चे रहते हैं, ये घर में कोई छोटा होगा, तो बच्चा कुछ भी पूछता है तो अपने माँ बाप से पूछ के ही काम करता है। ठीक है। जब वो बड़ा होने लगता है, तो अपने फैसले वो खुद ही लेने लग जाता है। तो उसी टाइप का ये प्रथा है, बुढ़ानी प्रथा। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बूढ़ा हो गया वो कितने साल में? 20 साल। है ना? नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, उस्टाना विस्टाना। छूटा है किसी का कुछ? बुढ़ानी प्रथा में कोई दिक्कत है? कौन से ट्राइब में हो रहा है? शोका। शोका कहाँ हो रहा है? पिथौरागढ़ में। कितने वर्ष की आयु में हो रहा है? 20। बस खत्म। और क्या आएगा इसमें? नहीं तो आएगा, पूरा तो नहीं लिखना ना, महाभारत समझ तो जाओगे इसमें। नेक्स्ट लिखेंगे उस्टाना विस्टाना, ये काफी महत्वपूर्ण है भाई। राजेश्वरी बताए कि क्या होता है उस्टाना विस्टाना, क्योंकि ये जौनसारी ट्राइब में देखने के लिए मिलता है, और तुम जौनसार क्षेत्र की हो, तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में, ये मैं उम्मीद करता हूँ।
ऐसे तो मैं भी पौड़ी का हूँ, पर मेरे को पौड़ी के बारे में सब कुछ पता नहीं है। तो क्या पता आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, बताओ, सुना है तूने इसके बारे में? कुछ भी नहीं सुना है? ऐसे शर्मा क्यों रही है? कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया क्या? शर्मा गई मैं। तूने सुना है भाई उस्टाना बिस्टाना? हाँ अंकित भाई, कुछ बोल तो रही है पर बोल नहीं पा रही है। सुना ही नहीं है? लिखिएगा। जौन सार भाबर में क्या होता है ना, जैसे हमारे यहाँ कभी ना कभी किसी का लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। लड़ाई झगड़ा बोले तो विवाद। अविवाद को सुलझाने के लिए हमारे यहाँ वर्तमान समय में जो हाईएस्ट ब्रांच है वो क्या है? कोर्ट। विवाद सुलझाएगा तो कौन सुलझाएगा? कोर्ट ही तो सुलझाएगा, अगर दो पक्षों की लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पहले जमाने में कोर्ट नहीं था तो पंचायतें थी। और हमने पढ़ा भी होगा, जौन सारी जनजाति की पंचायत का नाम क्या है? खुमरी। इतना तो पता ही होगा ना, कि ये भी पता नहीं है? तो खुमरी है। नॉर्मल हमारा विवाद होता है तो हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट में। पहले जब कोर्ट का सिस्टम नहीं था तो हम क्या यूज करते थे? वर्ड पंचायत। मगर जनजातियों में भी तो भी पंचायत चलता है। हमारे गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हम सीधा पटवारी के पास थाने में आ जा रहे हैं। अब पंचायत वाला कॉन्सेप्ट तो हमारे गांव में लगभग एंड हो गया है। मगर जनजातियों में भी पंचायत वाला कॉन्सेप्ट है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जौनसारियों की पंचायत को क्या कहा जाता है? खुमरी। सुना भी होगा तुमने, खुमरी, खतखुमरी, ये सारी चीजें पढ़ी है हमने जौनसारी जनजाति में। वैसे भी इसके बाद शायद से मैं आपको ट्राइब पढ़ाऊंगा, जैसे भी आप बोलो। तो खुमरी क्या करती है? दो पक्षों का फैसला सुनाने के लिए अपनी पंचायत बिठाएगी ना। अगर दो पक्षों में विवाद हो गया है तो उसके विवाद को कौन सुलझाएगा? खुमरी। अब खुमरी अगर विवाद को सुलझा रही है और दोनों पक्ष मान नहीं रहे, अगर जज की बात, जज कौन होगा? जो पंचायत का मुखिया होगा। उसने जो भी फैसला सुनाया और उन दोनों पक्षों को इसमें आपत्ति है कि नहीं नहीं हम तो नहीं मानते इस बात को, तो इसलिए उन दोनों से शुल्क ले लिया जाता है। उसको बोला जाता है उस्टाना। जैसे अभी हम कोर्ट में जाएंगे तो वकील फीस देनी पड़ेगी ना, तो वहां पे वकील की फीस तो नहीं, पर वो पंचायत को क्या देंगे? शुल्क को देंगे। फीस ही तो हो गया, शुल्क को फीस ही तो बोलते हैं। तो वहां पे पंचायत को दी जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? उस्टाना। बट वहां पे क्या हुआ? दो मुद्दा होगा, लड़ाई होगा तो दो पक्षों में होगी। और एक पक्ष ने उल्टे काम किए थे और फैसला सुनाया पंचायत ने कि तूने भाई उल्टे काम किए। अब वो मान भी गया कि हाँ भाई गलती मेरे से हुई है, तो एक पक्ष जीत गया और एक पक्ष हार गया। इस कंडीशन में जस्ट हारने वाला पक्ष ही क्या देगा? फीस देगा, और उसे कहा जाता है विस्तार। मैं क्या कह रहा हूं? फैसला आया, कई बार जो फैसला सुनाया जाता था उसे मानने के लिए दोनों पक्ष क्या कर देते थे? मना कर देते थे। मतलब जुर्माना दोनों पे लग गया होगा। और एक ने गलती करी होगी, एक ने नहीं करी होगी, दोनों पक्ष मान नहीं रहे। तो इस कंडीशन में उन्हें खुमरी को या पंचायत को क्या देना पड़ेगा? शुल्क देना पड़ेगा। और इसको क्या बोलेंगे? उस्तान। दोनों दे रहे हैं। बट फैसला ये आया कि गलती भाई तूने करी है, इस ये बिल्कुल क्लियर है, इसने कोई गलती नहीं करी है। और इसने मान भी लिया कि हाँ भाई गलती मेरे से हुई है। जब ये फैसला क्लियर हो गया तो इस कंडीशन में जस्ट हारने वाला पक्ष ही क्या देगा? विस्तार। जीतने वाले को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो उस्ताना विस्ताना प्रथा का संबंध किससे? न्याय से। किधर? खुमरी में। खुमरी किधर? जौनसार में। उस्ताना दोनों पक्ष देते हैं, विस्ताना हारने वाला पक्ष देता है। बात क्लियर है? बाकी इसी को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, लिख दोगे तो लिख लो फिर। पूरा लिखना तो नहीं पड़ेगा ना दोस्त, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, समझा तो मैंने दिया है ना, समझ में आया? जौनसार में वादी प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी जो दो पार्टी केस कर रहे हैं, ठीक है, द्वारा पंचायत को दिया जाने वाला शुल्क। पंचायत को दिया जाने वाला शुल्क। ठीक है। और पंचायत को कहते क्या है? खुमरी। भाई ये पॉइंट याद रख लेना, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें सुबह आपको बताया था, शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जहां पे जनजातियों से क्वेश्चन ना आते। इसलिए आपको ये चीजें याद रख लेनी चाहिए। एक बार समझा दिया तो एक ही बार में समझ जाना है। ठीक है। अगर दोनों पक्ष दे रहे हैं तो, दोनों पक्ष देंगे तो उसे क्या कहेंगे? उस्टाणा। और भाई हारने वाला पक्ष देगा तो? ये बातें क्लियर है? पूरी कहानी तो नहीं सुनानी ना दोस्त? इस बात से सहमत है आप सभी लोग? क्या आएगा? उस्टाणा विस्ताड़ा का संबंध किससे है? न्याय प्रथा से है कि नहीं? न्याय नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है ना? अगर दोनों पक्ष देंगे तो उस्टाणा, और हारने वाला देगा तो उस्टाणा। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। और पंचायत को क्या कहा जाता है? उमरी। ये वाला भी क्लियर कर देना।
हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा एगास। एगास। एगास उत्सव के बारे में सुना है आप लोगों ने? एगास। एगास क्या होता है, अगर हूं बोल रहे हो आप तो? दीपावली के कुछ बाद मनाया जाता है ना, तो इसीलिए 11 दिन बाद इसको बोला जाता है पशु उत्सव। क्या बोला जाता है? पशु उत्सव। मुख्यतः इसमें बैलों की सींगों पे, गायों की सींगों पे तेल वगैरह लगाया जाता है और उनको पकवान खिलाया जाता है। उस दिन कुछ बनाते हैं ना, अनाज से, चावल को बना के कोर के गोला गोला। मैंने कुछ समय पहले पिछली दिवाली के टाइम एक ब्लॉग भी बनाया था, मैंने स्टेटस वगैरह लगाए थे। एम केसौर साइड गया था अपने दोस्त के यहाँ, तो वो कर रहे थे लोग। तो गाय की सींगों पे ऑयल वगैरह लगाया जाता है, बैल की सींगों पे ऑयल वगैरह लगाया जाता है, और उनके लिए भात से गोले गोले बनाए जाते हैं, या कोदा से भी गोले गोले बनाए जाते हैं। फिर उसमें फूल भी लगाते हैं वो लोग, और तब गाय को खिलाते हैं ना। ये सारी चीजें। तो एगास उत्सव क्या है? पशु उत्सव। क्वेश्चन आएगा एगास क्या है, तो एक पशुओं का उत्सव है जिसमें गाय या बैलों की सींग पर क्या लगाया जाता है? सींग पर तेल लगा के उनको क्या खिलाए जाते हैं? पकवान खिलाए जाते हैं। ठीक है। देखो पहले के जमाने में बहुत सारी चीजें गाय पर ही निर्भर थी। अगर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उसमें हल लगाना है तो बैलों नहीं लगाना है। और खेती बाड़ी करने में उस जमाने में खाद वगैरह तो कुछ था नहीं। जो भी होगा वो गोबर से ही बनेगा, खाद वगैरह जो भी होगा उसी का रोल होगा उसमें। तो इसीलिए हमारे जीवन में पहले खेती का या कृषि का बहुत बड़ा रोल होता था। बट आजकल के जमाने में शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जो गाय पालना चाहता है। आज के जमाने में लोग कुत्ते पालना चाहते हैं, पर गाय नहीं पालना चाहते हैं। ठीक है। कुत्ते कार में घूम रहे हैं और गाय सड़कों पे घूम रही है, यही आजकल की सच्चाई है। ठीक है। बट ये नहीं है कि कुत्ते नहीं पालने, बट चलो छोड़ो, ज्यादा बोलूंगा तो। वैसे भी ये कल्चर वाला मामला है ना, संस्कृति के बारे में कुछ बोल दिया तो परसों जेल में चला गया वाला आदमी। आजकल दिक्कतें हो जा रही है, कुछ बोल नहीं सकते ज्यादा कल्चर के बारे में। नेक्स्ट लिखिएगा। ना जाने कब किसकी भावनाएं आहत हो जाए। तुम्हारी भावनाएं तो नहीं हो रही आहत? ठीक है। ना जाने कब एक स्टेटस डालना पड़ेगा कि मुझे माफ कर दो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ठीक है। ऑफलाइन में तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन में बड़ी समस्याएं हैं भाई। सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलूं। नेक्स्ट लिखिएगा दोस्तों। गयाली। गयाली पड़ता ग, का से गमला। बताओ गयाली पड़ता। हमारे बीच में कुछ बच्चे टीरी के भी है, तो आपको मौका मिलता है गयाली पड़ता। आप बताइए, का सुना आपने गयाली पड़ता के बारे में कुछ? नहीं सुना है? चलिए। गयाली पड़ता टीरी के शासन में विद्यमान थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि टीरी के लोगों को पूछ लिया जाए। ठीक है। मगर वो राजा महाराजाओं के टाइम पे तो पैदा ही नहीं हुए थे, तो उनको भी पता नहीं होगा। गयाली पड़ता क्या था कि राजा महाराजाओं का जब सिस्टम चल रहा था, टीरी के राजाओं का। टीरी का पहला राजा कौन है और आखिरी कौन है? कितने राजा बने? है ये 5। टोटल 6 बने यार। सुदर्शन शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह और मानवेंद्र शाह। ओ सॉरी, प्रताप शाह तो छोड़ ही दिया। एसबीपी के नाम। ये 5 ही हो रहे क्या? सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह। तुम्हारे पेपर में आकर टीरी में कितने राजा है? पहला ऑप्शन 5 गोला करके आ गए। गाड़ी में गिन दो, मेरे 73 नंबर है। घर आते आते 72, 50 नंबर। फिर यूट्यूब के आंसर की देखो 62 नंबर, और असली आंसर की आते 59 नंबर। और फिर 4-5 चैनलों पे कमेंट करना है, भैया 59 नंबर में हो जाएगा जनरल कैटेगरी। 63 नंबर ईडब्ल्यूएस है, महिला हूँ, हो जाएगा। ओबीसी हूँ, ये हूँ, अलाना हूँ, फलाना, हो जाएगा। अरे जो हो जाए उसको कैसे पता चले हो जाएगा नहीं हो जाएगा? उसके खुद 52 नंबर आ रहे हैं। तुम उसी को पूछ रहे हो भाई कि कितने नंबर आए, वो खुद 52 नंबर बैठो, खुद सोच रहा है भाई मेरिट 52 चले जाए, मजा आ जाए। तो गयाली पड़ता है क्या है? टिहरी के शासन काल में कई लोग ऐसे होते थे कि अपना क्षेत्र छोड़ के चले जाते थे। जैसे मैंने कहा था कि जिस गांव में मैं रहता हूँ अमलेसा में, हमारे गांव में एक भी पंडित फैमिली नहीं है। पूरा जजमान है, एक भी नहीं। तो मम्मी पापा कहते हैं कि पहले के जमाने में किसी पंडित फैमिली को गांव बुलाया गया था, मैं आपको बताया भी हूँ। तो कहीं से तो आए होंगे वो लोग, वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे गांव में। गांव वालों ने उनको गांव के बीचों बीच में मकान बना के दिया, छन्नी बना के दी, मंदिर बना के दिया, और एक पंडित फैमिली को अपने यहाँ निवास करने के बोला कि पंडितों का या ब्राह्मणों का होना भी जरूरी है। अब मुद्दा ये है कि कहीं से तो छोड़ के आए होंगे फिर।
अगर आए तो वहां तो छोड़ छाड़ के आ गए ना। तो ऐसे ही क्या होता था कि पहले के जमाने में कई लोग ऐसे होते थे कि अपना मूल स्थान या अपना पैतृक स्थान छोड़कर कहीं और बस जाते थे। और तुम अभी भी चमोली पिथौरागढ़ उत्तरकाशी पौड़ी साइड कहीं घूमने जाओगे तो तुमने देखा होगा जंगलों के बीच में दो मकान है बस। लोग ऐसे ऐसे जंगलों पे बस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जस्ट बिकॉज कि वहां पानी है और वहां खेत है। तो आदमी अकेला रहना पसंद करता था, पानी है और खेत है, उसको किसी को कोई जरूरत नहीं थी। अपने गाय भैंस बच्ची पालेंगे और खेती बाड़ी करेंगे, यही जीवन होता था। तो कई लोग अपना घर परिवार छोड़ के अपनी पैतृक भूमि छोड़ के कहीं और बस जाते थे। अब वो पैतृक भूमि अब खाली हो गई। तो ऐसी पैतृक भूमि को राज्य सरकार द्वारा हथिया लिया जाता, मतलब किसका हो गया, वो राजा का हो गया। फिर वो क्या है कि जैसे हमारे देश में कोई लोग, अब विराट कोहली है जैसे, अब वो लंदन में बस गया तो उसकी यहाँ की जमीन को बेच बाच के चले जाएगा ना, कुछ यहाँ भी तो होगा उसका कुछ। मगर कंडीशन क्या है, अगर विराट कोहली लंदन बस जाएगा तो उसकी जो यहाँ की जमीन जायदाद होगी वो सरकार हथिया लेगी। ऐसा होता था टीरी में कि अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसकी पैतृक भूमि कौन ले लेगा, राजा ले लेगा। बट राजा क्या करेगा उस जमीन का, गांव के बीच में उनका मकान है। तो राजा उसके बाद उसकी बोली लगाता था कि किसी को चाहिए जमीन, फिर राजा उस जमीन को किसी और को दे देता था। और जिसको अब राजा उस जमीन को देगा उससे नजराना लिया जाता था। नजराना मीन्स शुल्क लिया जाता था। उसी को क्या बोला जाता था, गयाली प्रथा। गयाली प्रथा क्या है, किसी और की पैतृक भूमि को हथिया लेना। मगर हथिया भी नहीं बोल सकते, किसी और की पैतृक भूमि को जब राजा के द्वारा तुम्हें दे दिया जाता था। अब वो भूमि खाली कैसे होती थी, जब कोई व्यक्ति वहां से छोड़ के कहीं और ही जाके बस जाता था। तो इस वाले सिस्टम को क्या बोला जाता था, गया। लिख लीजिएगा इसे। समझ में आया। टिहरी रियासत में, टिहरी रियासत में जब कोई परिवार अपनी पैतृक भूमि, कल शुद्ध वर्तनी में लिखा है था पैतृक, उसे भूल मत जाना, ठीक है। पैतृक होगा कि पैतृक होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी गलत मत लिखना, प्रोनाउंस ही सही करना है। अपनी पैतृक भूमि को छोड़कर कहीं और बस जाता, भूमि को छोड़कर कहीं और बस जाता, तो राजा उस भूमि पर किसी और परिवार को, किसी और परिवार को नजराना देकर बसा देता था, नजराना लेकर। आपको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, ऐसी उतार तो नहीं रहे हो आप। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है, ऐसी मत करना। लिख दिया आपने, नेक्स्ट लिखिएगा। कलियो भिटोली, कलियो भिटोली तो कल परसों के पेपर में आया था। कलियो भिटोली तो सबको पता ही होगा, ठीक है। क्या होता है भिटोली, चैत के महीने में, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन में आएगा कलियो भिटोली। आजकल चैत का महीना ही चल रहा है ना भाई, आजकल मिलता है, ठीक है। तो नव विवाहिताओं को, नव विवाहिताओं को मायके पक्ष से दिया जाने वाला उपहार। जब नई नई शादी होती थी तो मायके, नई नई शादी क्या है तो अभी भी दिया जाता है, पुरानी शादी वालों को भी मामा के साइड से अपनी बहनों को दिया जाता है। पहले उसमें गिफ्ट दिए जाते थे, गांव में कुछ ना कुछ होता था, ठीक है। अभी कुछ होता नहीं है, अभी 4 किलो लड्डू पकड़ के चलो। और किसी का गांव छोटा है तो 2 ही किलो लड्डू में काम बन जाता है और कुछ देना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मामा के पक्ष से अपनी बहन के पक्ष वालों को, अपनी बहन के ससुराल वालों को चैत के महीने में जो गिफ्ट वगैरह दिया जाता है, मिलने वगैरह जाते हैं चैत के महीने में, ठीक है। अभी तो गढ़वाली गाना था ना एक, ना बास घुघुती चैत की, खुद लगी च मैत की, सुना है आपने गाना। क्या होता था कि ये कन्फर्म है कि चैत का महीना आएगा तो मेरे मायके से कोई ना कोई मुझे मिलने आएगा। और आजकल की तो बहुएं क्या होती है, मैंने तुम्हें बताया भी है
कि मार्केट घूमने जा रही थी तो मार्केट से अपने सासू को व्हाट्सएप पे मैसेज करेगी तो मैं मायके चले गई हूँ भाई, अब कल ही आऊंगी मैं। पूछना का सिस्टम कुछ ज्यादा खास होता नहीं है ऐसा। बट पहले के जमाने में शादियां हो जाती थी ना तो अपने मायके आना बड़ा मुश्किल हो जाता था। मायके में अगर किसी की शादी हो रही है तो ठीक है, या मायके में कोई मर ही गया तो ही ठीक है। ये तो मायके नहीं आते थे पहले के जमाने में। पहले की सासुएं जो है ना बहुत डेंजर होती थी। पहले के जमाने में सासू किसी चंडी माता से कम नहीं होती थी। और कोई माता समझ में नहीं आया मेरा, मतलब खतरनाक होती थी पहले के जमाने में सासुएं। सभी तो नहीं बोल सकते मगर जितना भी दिखाया लिखाया पढ़ाया सुनाया गया ऐसी है। इसलिए अलकनंदा और भागीरथी में भी भागीरथी को क्या कह रहे हैं, सास। क्योंकि कभी तुम उत्तरकाशी वाली रोड पे जाओ या भागीरथी नदी के कोने पे बैठो, इतना शोर शराबा करती है, इतना हल्ला करती है। और अलकनंदा नदी सबसे बड़ी उत्तराखंड की है, बिल्कुल शांत रहती है। तो पहले के जमाने में बहुएं शांत रहती थी, सास जो भी बोलेगा वही सत्य है, वही लास्ट है। उसके अंतिम कोई सुप्रीम कोर्ट हुई है, उससे अलावा कुछ नहीं है सुप्रीम कोर्ट। आजकल तो थोड़ा उल्टा भी हो गया है। आजकल सास हुए चुप ही रहती है, बहू कुछ बोल दी दिक्कत हो जाएगी। तो आजकल तो नदियों के नाम बदल भी सकते हैं। ठीक है। तो पहले के जमाने में जो नवविवाहिता होती थी अब शादी होके आ गई है। एक तो शादी हो गई 13 14 15 साल में, खुद ही बच्चे हो, और अब अपने घर वालों को देखना भी नहीं है जिन्होंने 13 14 15 साल पाला है। इसीलिए तुमने कभी देखा भी होगा पहले के जमाने में कौथिक होती थी। कौथिक बोले तो मेले होते थे। इन मेलों का आयोजन इसीलिए किया जाता था कि कम से कम मेले में तो कोई माई के साइड का मिल जाए। मजा ही आ जाता था कि यार उधर साइड का है। अब भी मैंने बोला ना, अगर तुम कहीं घूमने चले गए दिल्ली, गलती से तुम्हें कोटद्वार का ही मिल गया, वहां मजा ही आ गया, तू भी कोटद्वार का, हमें भी कोटद्वार का। ये तुम एग्जाम सेंटर पेपर ही देने जाते हो, तुम वहां कोई अचानक से मिल जाता, तू भी कोटद्वार का, मैं भी कोटद्वार का, दोस्ती लग जाती है। तो मजा आता था, इसीलिए कौतिक होते थे। तो जब ये जो नवविवाहिता है इसकी शादी हो गई है तो इसको ये तो डन है कि चैत का महीना लग गया, अब तो कोई ना कोई मिलने के लिए घर से आएगा, भाई बहन माँ बाप कोई तो आएगा। तो जब कई बार अब चैत का महीना पूरे एक महीने का, पूरा 30 दिन का है। ठीक है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि 13 14 तारीख से चैत का महीना लगता है, आदमी उसी दिन कलियो देने चले जाता है, या 15 16 तारीख को आदमी कलियो देने चले जाता है कि चलो यार मिलने चले जाओ। मगर कई बार बिजी होगा तो आदमी लास्ट में भी तो आ सकता है। तब मतलब वो जो नवविवाहिता होती है उसके लिए चैत का जो महीना होता था वो बहुत कष्टकारी होता था। मतलब कि दिन गिनने बड़े मुश्किल हो जाते थे, कब आला कब आला कब आला। तो उसी पर वो गाना लिखा था कि ना बास घुघुती चैत की खुद लगी चबली मैत की, ऐसा कुछ करके गाना था। तो हमको इससे कोई ज्यादा खास लेना देना नहीं है। कलियो विटोली महीना किस महीने होता है, चैत का महीने होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा दोस्तों, पिंठाई या गंधाक साथ। पिंठाई संस्कार या गंधाक साथ, ये तो तुम्हें पता ही है खैर, मगर किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है दोस्त। तो गंधाक साथ आता हमारे पेपर में, तो गढ़वाल वाले पोर्शन के बच्चे तो नहीं कर पाते क्योंकि मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ कहते नहीं है। पिठाई तो सबने सुना है ना, क्या होता है पिटाई, टीका। तो पिटाई क्या होता है कि घर पे जब अतिथि आते हैं तो अतिथि के विदाई के समय उसको टीका लगा के कुछ नगद रुपए दिए जाते थे और उसको शुभ माना जाता था। जब भी कोई घर पे आता है और जब उसकी विदाई होगी तो उसको पैसा देना शुभ माना जाता था पहले के जमाने में। आजकल तो शायद से इसका थोड़ा सा ट्रेडिशन खत्म भी हो गया है, बट फिर भी कोई अमीर रिश्तेदार आता है तो दे के चले जाता है। और अब हम इतने बूढ़े हो चुके हैं, पैसे तो चाहिए होते, बस देता कोई नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चों को ही देते ना। पर जाते समय बोलते कि ले 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 पकड़ ले। पर पहले खूब होता था, बट फिलहाल अभी तो कोई ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। बट पिठाई आता तो उसे जुगाड़ भी कर लेते हम, पर गंधाक साथ आएगा तो हम कर नहीं पाते। तो गंधाक साथ क्या है कि जब अतिथि की विदाई होती है तो उसे टीका लगा के क्या दिए जाते थे, पैसे दिए जाते थे। ठीक है। तो विदाई के दौरान पैसे देना क्या माना जाता है, शुभ। तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए, उसके बाद टाटर भाई बोले तुम खा मोमो खा के घर आए, तो उसके पकड़ा देना 3 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए। तब तुम्हारी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। विदाई जब भी होगी तो पैसे देने हैं, ये शुभ माना जाता है। क्या ही लॉजिक है इसका देने का। इतने रुपए भी दे नहीं रहे हो कि घर परिवार चल जाए, 10 रुपए का नोट पकड़ा रहे हो तुम, वो शुभ माना जाता है। दैट्स वाई ऐसा होता है। ठीक है। तो जैसे तुम क्लास खत्म होके जाओ तो 10 10 रुपए भी दोगे रोज, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो क्या होगा, अतिथि के द्वारा। तो मैंने आपको बता दिया भाई, देखो तुम्हें नौकरी पाने का सबसे आसान तरीका, रोज पढ़ने आना है, जाते समय 10 रुपए 11 रुपए, 50 पैसा भी लाओ कोई दिक्कत नहीं है, अतिथि की विदाई के समय। ठीक है। हल्दी और चावल का टीका लगाया जाता है और साथ में कुछ नगद रुपए दिए जाते हैं। हमारे
हिंदू धर्म में ये जो मैं गांव का कल्चर जितना जिया हूँ, 20 22 25 साल जितना भी घर पे रहा हूँ मैं, तो मेरे को ये देखने के लिए मिला कि पैसों से मतलब बहुत इज्जत की जाती। अभी भी सिक्का नीचे गिर जाता तो पहले एक दो बार उसे ऐसा करते हैं, गलती से नोट पे या सिक्के पे पाँव लग गया तो एक दो बार ऐसे जरूर कर लेते हैं ना। होता ना इधर, जैसे कि होता है मोड़ पे तुम हॉर्न बजाओ ना बजाओ, पर मंदिर आ जा हॉर्न बजा देता आदमी, है ना। मोड़ों पे हॉर्न बजाना कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे कट मार लूंगा। मंदिर दिखेगी आदि हॉर्न बजा रहे हैं भगवान, हॉर्न बजा रहे हैं आदमी। तो पैसों से खूब, जैसे कई यार गांव में तबीयत तबीयत खराब होती तो अभी पढ़ेंगे भी हम उसे उचाणा बोलते थे उसे। तो क्या होता था कि 2 3 रुपए का सिक्का डाल के कुछ ऊपर रख दिया जाता था भगवान के नाम से कि यार सही हो जाएगा तो ये करेंगे, है ना। ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती है। तो सिक्कों को, पैसे को भारत में बहुत ज्यादा क्या माना गया है, मतलब हमारे इधर तो बहुत ज्यादा क्या माना गया है, शुभ माना गया है, ठीक है ना। तो पिठाइया गंधाक्ष, ये थोड़ा नाम अलग आया ना, गंधाक्ष। तो पिठाई भी वही है, गंधाक साथ वही, क्या तिथि की विदाई के समय जो भी होता है वो याद रख लें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दोस्तों। फांटी प्रथा। फांटी प्रथा, इसके बारे में सुना है आप लोगों ने? पढ़ा ही नहीं इससे पहले तो कहां से सुनना है। फांटी प्रथा क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति ना धार्मिक या सामाजिक अपराध कर लेता है, ठीक है। आप अपने गांव को रिलेट करो, अगर आपने अपने गांव का जीवन जिया है तो, और अगर आपने अपने गांव का जीवन नहीं जिया है तो फिर तो क्या ही कर सकते। तो प्रत्येक गांव में एक बहुत हरामी मनुष्य होता है, जिसका काम होता है गांव में गाली गलौज करना, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना। मतलब कुछ एक ऐसा परिवार होगा जिसको देख के पूरे गांव वाले परेशान है। और ऐसा नहीं हो कि आपके गांव में होगा या मेरे गांव में होगा, हर जगह कहीं ना कहीं होगा। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि सर्वगुण संपन्न है, कुछ ना कुछ एक आधा तो निकल ही जाते हैं टेढ़े में, जैसे तुम में से एक दो हरामी है, तो ऐसे हर जगह कोई ना कोई निकल ही जाता है। तो ये धार्मिक सामाजिक अपराध कोई व्यक्ति कर देता था तो उसको गांव से बहिष्कृत कर दिया। पहले के जमाने में ऐसी चीजें होती थी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है ना कि गांव में कुछ ज्यादा ही उड़दंग मचा रहा है, शादी विवाह का समारोह हो रहा है किसी का, वहां दारू पी के तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आपका दिवाली आ रही है तुम उस दिन भी दारू पी रहे हो कि दिवाली है उस दिन लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, होली आ रही है तुम दारू पी रहे हो फिर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। तो कोई परिवार या कोई व्यक्ति ऐसा जिससे पूरा गांव परेशान है, तो पूरा गांव उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। मतलब आज से तो हमारे गांव का पर्सन नहीं है, अब हमारे गांव में शादी फंक्शन होगा तुझे नहीं बुलाएंगे, हमारे गांव में गांव का कुछ प्रोग्राम चल रहा है तुम्हें नहीं बुलाएंगे। तो मतलब उनसे क्या कर दिया जाता है, अलग। और गांव में इतनी अच्छी यूनिटी होती थी, ऐसा नहीं कि एक ही परिवार उससे अलग हो, सारा गांव अलग हो जाता था और वो अलग। अब पहले के जमाने में तो कई बार ऐसा होता था, मेरे को तो बहुत अच्छे से याद है कि जब हम चूल्हे में आग भी जगाते थे तो कई बार माचिस की डिबिया खत्म हो जाती थी, तो पड़ोसियों के घर से क्याड़े जला के लाने पड़ते थे कि घर पे आग जलाना है। तो गांव का जो पुराना वाला जीवन था वो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हुआ करता था। आजकल तो लोगों के घर में माचिस के दुनिया भर के बॉक्स पड़े हुए हैं, तो मतलब खत्म ही नहीं होता। नमक आटा दावल चावल चीनी खत्म होने से पहले ही घर में लेके रख दिया जाते लोग। लोगों ने एक सिलेंडर लगाया होता है, दूसरा पहले से भर के तैयार रखा होता है। बट पहले के जमाने में अगर किसी ने जरा भी गांव का जीवन जिया है तो परिवार बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता था दूसरे से। मुझे अभी तक भी याद है कि जब शाम के टाइम पे आग जलानी होती थी, मम्मी छन्नी में गई रहती थी, तो हम आग जलाने के लिए किसी के घर से क्याड़े लेके आते थे, पड़ोसियों के घर से माचिस की डिबिया खत्म हो जाती थी। समटाइम मिर्च खत्म हो गया भाई, मिर्च खत्म, जब खत्म हो जाता था तब पता लगता था। तो पहले के जमाने में एक परिवार दूसरे परिवार पे क्या था, डिपेंडेंट होता था। और जब कोई उल्टे काम करता था तो उसे गांव से अलग कर दिया जाता था कि इसकी आज से कोई भी मदद नहीं करेगा, तो आदमी परेशान हो जाएगा ना, जरूरत तो पड़ेगी भाई। अब खेती बाड़ी भी करनी है तो एक दूसरे की मदद करने जाना पड़ता है, गाय चराने तो एक दूसरे की मदद करने जाना पड़ता है। मगर जब तुम्हारा परिवार कुछ उल्टे ही काम कर रहा है तो तुम्हें परिवार गांव से क्या कर दिया जाता है, अलग। उस प्रथा को क्या बोला जाता था, फांटी प्रथा। फांटी प्रथा क्या है, जब कोई व्यक्ति धार्मिक या सामाजिक अपराध करता है तो गांव वालों द्वारा उसका क्या कर दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार मतलब तो समझ रहे हो ना आप, मतलब क्या बोलेंगे उसे, गांव से निकाला, है ना, कर दिया। उसके बाद हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, मतलब कोई भी आदमी इस व्यक्ति की मदद नहीं करेगा, गांव में उसके साथ बात विचार नहीं होता, है ना। अगर गांव में कोई सोशल प्रोग्राम हो रहा तो उसको नहीं बुलाया जाता, है ना, ये कर दिया जाता। नेक्स्ट लिखिएगा, पड़ियाल प्रथा। ये बहुत अच्छा है, पड़ियाल प्रथा पेपर में आने लायक भी है, अभी भी देखने के लिए मिलता है।
और अच्छा भी है। कोई बोलेगा पड़ियाल प्रथा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ दोस्त, अगर मैं नहीं पढ़ा था तो मैं पूछता भी नहीं। हाँ सही बोल रहा है जो भी बोल रहा है। इसका मतलब है सामूहिक श्रमदान। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, सामूहिक श्रमदान। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दैट्स व्हाई मैं पूछा हूं, अदरवाइज मैं पूछता भी नहीं। सामूहिक श्रमदान का मतलब क्या है? इसे बंद कर दो तो ये अच्छा पंखा नहीं खोलना। अच्छा ठीक है, ठीक। आप वहीं पे बैठ जाओ फिर। ठीक है इधर। अच्छा, ठीक। उससे ना मतलब तू। तो पड़ियाल प्रथा क्या है? ये गांव में अभी भी थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है। और गांव में देखने के लिए क्या मिलता है कि जब गांव के सभी लोग मिलजुल कर क्या करते हैं, कुछ गांव के उन्नति के लिए काम करते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल ये है कि गांव में मनरेगा का काम चल रहा है। और गांव में मनरेगा का काम चला है तो उसके लिए तो पैसा मिलता है। मगर जैसे मनरेगा का काम खत्म हुआ, गांव का प्रधान बोलेगा कि अब जितने भी लोग हैं गांव के, ये एक दिन फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर लेते हैं और गांव की मंदिर को बना देते हैं, मंदिर के किनारे साफ सफाई कर लेते हैं, या जहां से हम पानी भरते हैं उसके किनारे साफ सफाई कर लेते हैं। तो उस दिन श्रम, श्रम बोले तो मेहनत, उसका दान हो गया, पैसा नहीं लिया। मगर जो काम किया वो क्या हुआ? पूरे गांव के लिए हुआ, बहुत जन समुदाय के अच्छे के लिए हुआ ना काम। मतलब उसके लिए तो पैसे मिलते हैं मनरेगा के तहत, वो दिहाड़ी तो मिलेगी मिलेगी, मगर एक दिन गांव के हित में आप काम कर सकते हैं। तो सामूहिक श्रमदान इसे कह दिया जाता था। इसके अलावा ये दूसरा तब यूज होता है जैसे कि हमारे गांव में शादी है अप्रैल मई में। तो जब गांव में शादी होती है तो लकड़ी लुकड़ी की जरूरत पड़ती है ना, आग लगाए चूल्हे जलाने के लिए, गैस है तो जलाएंगे, तो गांव के सभी परिवार उनके घर एक एक बिट की लकड़ी डाल के आ जाते हैं, लकड़ी की जरूरत होगी। या पहले पत्तों में खाना खाया जाता था, मालू के पत्ते लाए जाते थे, तो गांव वाले उनके घर मदद करके आ जाते थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि गांव वाले एक दूसरे की जो मदद करते फ्री में, उसे क्या बोला जाता है? सामूहिक श्रमदान। या उस प्रथा को क्या कहा जाता था? ये बहुत अच्छा भी है। जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो अकेला करना पॉसिबल नहीं है, तो मदद करने के लिए तो बहुत अच्छा भी है ना। नेक्स्ट लिखिएगा दोस्तों। संटवाड़ा प्रथा। संटवाड़ा प्रथा, कई बार सल्टवाड़ा लिखा रहता है, संटवाड़ा प्रथा या पैंचा प्रथा। ये मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले सुनाया भी था आज की क्लास शुरू होते समय। संटवाड़ा प्रथा, जैसे क्या कहा जाता है? पैंचा। इस प्रथा के दुनिया भर के नाम है, इस प्रथा के दुनिया भर के नाम है। संटवाड़ा का मतलब क्या होगा, मैं तुम्हें इसकी प्रॉपर हिंदी बताऊं तो मैंने कुछ समय पहले आपको इकोनॉमी पढ़ाई थी। अब कुछ समय, हाँ, तो जैसे भाई बोल रहे हैं मानसू भाई, विनिमय प्रथा, विनिमय प्रथा, तुम मुझे ये दो, मैं से ये ले लो। जब हमारे देश में मुद्रा नहीं थी, मुद्रा से पहले चीजों को खरीद फरोख्त कैसा होता था, लेन देन कैसा होता था? इसी तरह से होता था विनिमय प्रथा, कि आप मुझे से गाय ले लो, मुझे चावल दे दो, चावल ले लो, ये दे दो, तो उसी को क्या बोला जाता? विनिमय प्रथा। अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कुछ कहते थे ना इसे। गढ़वाली में उसी को क्या बोला जाता? संटवाड़। कई बार गांव में ऐसा भी होता था कि मेरा खेत यहाँ पर है और मेरा जो घर है चौक है, चौक मतलब समझते हो आप? आंगन। मेरे आंगन के आगे वाला जो खेत है वो किसी दूसरे परिवार का है, पर मुझे मेरे घर के आगे वो खेत है तो मुझे उसकी कई बार क्या पड़ जाती है? जरूरत पड़ जाती है। तो मैं उसके साथ संटवाड़ा कर देता हूँ कि ये वाला खेत मुझे दे दो और तुम्हारे घर के अगल बगल मेरा खेत है वो तुम ले लो। संटवाड़ा का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज, है ना। संटवाड़ा की जो असली हिंदी है उसका मतलब ही क्या होता है? एक्सचेंज करना। ठीक है। अब इसमें एक्सचेंज तो नॉर्मल चीजों को किया जाता था, मगर कई बार एक्सचेंज क्या हो जाता था? व्यक्तियों को हो जाता था। कई बार इंसान का ही क्या कर देते थे? संटवाड़ा। तो इंसान तो बोल नहीं सकते कि म्या पापा 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 में दे देते म्या पापा। ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। पर इसमें क्या होता था कि ये मेरी बेटी है और आप मेरी बेटी को अपने बेटे से विवाह कर लो, और आपकी बेटी जो है उससे मेरा बेटा विवाह कर ले। तो ऐसा होता था। अपनी पुत्री को किसी दूसरे परिवार के साथ, अपनी मतलब उनके पुत्र के साथ अपनी पुत्री की विवाह करके, और जो उनकी पुत्री होगी उसका विवाह अपने पुत्र के साथ। ऐसे में वो लोग ज्यादा अच्छा मानते थे। ज्यादा अच्छा क्यों मानते थे? देखो आजकल के हिसाब से, तुम उस समय के हिसाब से तुम सोचो, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि जो सासुएं होती थी वो सासू मतलब बहुत खतरनाक डेंजरस टाइप की होती थी। और अब उसके लिए जो सासू होगी तो फिर उसकी बुदर सासू है तो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे ना सबके सब। वो भी तो बोलेगी कि कभी ना कभी चैत का महीना आएगा तो वो मिलने जाएगा तो बता देगी मेरे सासू डेंजर है, तो उधर भी तो दोनों का, दोनों के रिमोट कंट्रोल एक दूसरे के हाथ में रहते थे ना, कि भाई मेरी बेटी तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारी बेटी हमारे यहाँ है, तो सेम ही हो जाता था। तो इसको बढ़िया माना जाता था कि अच्छा मिल गया है कि नहीं है। जैसे कि यार तुम गाड़ी खरीद रहे हो सेकंड हैंड, और तुम अनजान आदमी से गाड़ी खरीदोगे तो रहता है यार कि क्या बता कहीं ठोकी होगी, गलत है, खराब है। मगर तुमने अपने दोस्त से गाड़ी खरीदी है सेकंड हैंड गाड़ी, तो फिर भी भरोसा रहता है उस पर कि चलो बता, सच बता देगा ना। तो ऐसा अगर जान पहचान में कुछ व्यवस्था पानी बन गई तो इस प्रथा को क्या मानते थे? अच्छा मानते थे। तो सामान्यतः तो इसमें चीजों का आदान प्रदान होता था, बट समटाइम
विवाह भी कर दिया जाता था, मानव का भी हो जाता था। इसी को मैंने बोला था ग्वार सांटो, बोला था ना मैं उस समय। तो संटवाड़ा का दूसरा नाम, दुनिया भर के नाम है इसके, तो पहले लिखते हैं, समझ तो गए नो आप। लिखिएगा, कुमाऊं में इस प्रथा को ग्वार सांटो या अट्टा सट्टा कहा जाता है। तो दुनिया भर के नाम इसके आगे। आप इसको समझने के लिए पेपर में आप इसे क्रैक कर पाओ, आप इतना लिख दो, विनिमय प्रथा। क्या है ये असलियत में? विनिमय प्रथा है, ठीक है। परंतु धीरे धीरे इसमें क्या होने लग गया, एक दूसरे की पुत्री से शादी भी होने लगी, ठीक है। तो वो पॉइंट आप याद रख लेना कि हमारी पुत्री से आपके पुत्र की शादी करा लेते हैं और आपकी पुत्री से हमारे पुत्र की शादी करा लेते हैं। तो देखा जाए तो ये भी तो विनिमय हो गया है। सामान्यतः विनिमय किसका होता है, वस्तुओं का। बट समटाइम जब विवाह, जैसे आजकल लड़कियां नहीं मिल रही शादी करने के लिए, है ना, टिपड़ा के पीछे लिखना पड़ रहा है तुम्हारे देर दोनों जमीन छे छे के नीचे, एक ही भाई है कि नहीं है, अगर दो तीन भाई है तो शादी नहीं हो रही है, बताओ। एक भाई होगा तो ठीक है। कई लोग तो ऐसे भी लिख रहे हैं कि सास ससुर नहीं होने चाहिए। अबे ये कंडीशंस है। आपने, मैं देख रहा हूँ क्या फेसबुक या इंस्टाग्राम, तुम नहीं चला रहे क्या उसे? वहां लिखा है भाई, हमें अकेला रहना है, अगर सास ससुर है तो हमें उनके साथ नहीं रहना है, और उसके बाद ड्रम की तैयारी। तो आजकल बड़ी मुसीबत है भाई, दिक्कत है, बाजी है, बहुत समस्याएं हैं। तो ये सेंटवाड़ा पर था, मेरे को लग रहा है दोबारा भी शुरू होने वाली है बहुत जल्द, ऐसा रहेगा। हमारे शासन काल में तो नहीं, पर जब हम बुजुर्ग हो जाए हमें ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो संटवाड़ा, पैंचा पड़ता, आटा साटा, ग्वार साटा, इस प्रकार का कोई नाम आपको दिखेगा तो आप समझ जाना इसका मतलब ही क्या है, विनिमय। बाकी चार ऑप्शन आपको एग्जामिनर देता है, उसमें से जो सबसे बेहतर होगा आप वही चूज करोगे। नेक्स्ट लिखिएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी से। पैना प्रथा, पैना, ठीक है। ये वैसे आएगा नहीं पेपर में, बहुत अच्छा नहीं है ये, बट फिर भी आप किताबों में मेंशन रहता है तो आप लिख सकते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये प्रथा है ना, ये पहले प्रचलित थी। ये जो प्रथा है ये पहले प्रचलित थी, वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हो रहा होगा ऐसा ना। कई प्रथाएं ऐसी जो अभी भी विद्यमान है, जैसे विटोली हो गया, श्रेणी हो गया, न्योता हो गया, तो कई हद तक तो है अभी भी ये। जो पिठाई संस्कार हो गया, मगर पिठाई संस्कार भी तो अब लगभग लगभग ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। अब कई मेहमान ऐसे है कि घर नजदीक नजदीक हो, हफ्ते में 3 दिन आ जा रहा है। अब 3 दिन तुझे पिटाई लगाया पैसे, तो तुझे भी कहाँ से लाना है इतने पैसे, तू तो रोज ही आ रहा है, तू तो दिहाड़ी समझ रहा है इसे। तो अब उसे बोल दिया जाता है, गेट तक छोड़ने जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है। और जब और ज्यादा आने लग जाते तो उसे गेट तक भी छोड़ने नहीं जाते, हाँ भाई ठीक है चले जाना कल आना। तो ऐसा सिस्टम हो गया है। तो ये प्रथा है ना विलुप्त की कगार पे है, पर एक पैना प्रथा होता था। इसमें क्या होता था कि कुमाऊं के क्षेत्र में जब आपके घर में कोई शुभ अवसर होता था, पार्टी वार्टी कुछ होती थी, तो बकरा काटा जाता था। अब बकरा काटने के बाद उसकी बांटियां लगती थी, बांटियां बोले तो उसके छोटे छोटे हिस्से किए जाते थे और आपके मेहमानों को बांटे जाते थे। अभी भी मैं अपने इधर देखता हूँ कि लोग पार्टी वार्टी करते, जैसे परसों होली थी, तो बच्चे होली गाने गए थे, उनके पास 20-30 हजार रुपए हुए, तो बकरा बुकरा लाए, दो चार दारू की बोतलें लाए, उन्होंने काटा काटा, फिर अपना मस्त इंजॉय किया, और बाकी जो हिस्से हिस्से थे अपने अपने घर उन्होंने वो भेज दिए। मगर ये पैना प्रथा भी ऐसा ही है, इसमें बकरा काटा जाता है और जो हिस्से होते हैं मेहमानों के, उनके उनके घर ये भेज दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा गढ़वाल में तब होता है जब गढ़वाल में पूजाई, एक तो नचाई होती है, एक पूजाई होती है। नचाई पूजाई हम एक साथ बोल देते हैं, बट वैसा देखा जाए तो अलग अलग है दोनों के दोनों, है ना। पूजाई में पूजा का सिस्टम ज्यादा हद तक होता है, नचाई में सिर्फ देवी देवताओं को नचाया जाता है। तो उसमें देवी देवता का सीन भी होता है, अब बकरे वकरे भी उसमें काटने पड़ते हैं। जब उसमें बकरे वकरे काटने पड़ते हैं तो उसका जो प्रसाद होता है, उसे उसके बाद मीट वगैरह भी नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, प्रसाद बोलते हैं। अब बकरा वकरा कटे, और जो प्रसाद के तौर पे जो मीट होता है उसे अपने मेहमानों को दिया जाता है, और उसके बाद मेहमानों से बात नहीं करते, विदाई नहीं करते, अपना अपना हिस्सा लेके घर चले जाते हैं। इतना प्रसाद के रूप में मानते हैं कि जैसे कटा, तुम्हारा हिस्सा बना, उसके बाद तुमसे बात नहीं करेंगे, जहां पे तुम्हारा हिस्सा बना खेत में जहां कटा, उधर से तुम लोग अपने अपने घर चले जाओगे मेहमान। तो प्रसाद के रूप में उसे देखा जाता है। तो ऐसे ही वहां एक प्रथा देखने के लिए मिली, पैना प्रथा। ये थोड़ा मार काट से रिलेटेड लग रहा, तो पेपर में आने के चांस कम है, बट बुक में था अवेलेबल तो मैंने आपको बता दिया। कुमाऊं के क्षेत्रों में बकरा काट के, अपने शुभ अवसरों पे बकरा काट के अपने मेहमानों को देने दिया जाने वाला हिस्सा। ठीक है। कुमाऊं में शुभ अवसरों पर बकरा काटकर
अपने मेहमानों को दिया जाने वाला हिस्सा, उसे क्या बोलेंगे? पहना पड़ता। नाराज हो जाते थे मेहमान की हमारी हिस्सा कक्ष। नेक्स्ट लिखिएगा, ज्वार पड़ता। ये तो फेवरेट गार्ड के पेपर में आ चुका था, ज्वार पड़ता, तो आप सब लोगों को पता ही है, और क्लास शुरू होने से पहले भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ज्वार प्रथा, ठीक है, मुख्यतः ये टीरी के जौनपुर वाले एरिया में होता है। जौनसार अलग है और जौनपुर अलग है ना। जौनपुर कक्ष टीरी में, ठीक है, और जौनसार मुख्यतः हिस्सा देहरादून में आता है ना, ध्यान रखना। तो टीरी के जौनपुर में ये मुख्यतः प्रचलित प्रथा थी। इसको किससे संबंधित माना जाता है? स्त्री धन से, ठीक है। अब मैंने आपको सुबह ही बता दिया था क्लास शुरू होने समय पहले कि महिलाओं को भी संपत्ति रखने का क्या मिलता है? इस प्रथा के तहत अधिकार मिलता है। पहले के जमाने में महिलाओं के पास अधिकार कम थे, है ना, महिलाओं के पास अधिकार क्या थे? कम थे। वर्तमान समय में महिलाओं के पास अधिकार ज्यादा है। और जैसे तुम नौकरी का ही देख लो, महिलाओं को 30% का आरक्षण मिलता है, तो उनके पास ज्यादा है ना। तो क्योंकि पहले के समय में महिलाओं को अधिकार कम थे, इसलिए वर्तमान समय में उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी योजनाएं होती है। जैसे अभी लखपति दीदी योजना देखी होगी आपने, वो स्पेशल किसके लिए थी? महिलाओं के लिए थी। आप कोई स्टार्टअप उत्तराखंड में शुरू करना चाहते हो, तो स्टार्टअप अगर आप शुरू करोगे तो जो लोन वोन मिलता है सरकार के द्वारा, जितना भी पैसा मिलता है, अगर महिला उद्यमी है तो उसको कम परसेंट का लोन वो देना पड़ता है, ब्याज। अब पुरुष उद्यमी है तो थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है ना। समझ रहे हो आप इस बातों को? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वर्तमान समय में महिलाओं को खूब सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। पहले के जमाने में ऐसा कुछ होता नहीं था, महिलाओं को सपोर्ट नहीं किया जाता था, तो ये काफी अच्छी व्यवस्था थी कि उनके पास भी क्या रहे? पावर रहे। तो ज्वार प्रथा का संबंध किससे? स्त्री धन से या स्त्रियों की आर्थिक सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, पौराण प्रथा। पौराण पौराण प्रथा तो आप लोगों को पता ही चल गया है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। अगर मैं गढ़वाल की बात करूं, तो ये गढ़वाल में पौड़ा बोला जाता है मेहमान को। अगर मैं जस्ट बात करूं, तो गढ़वाल में जो पौड़ा शब्द यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? मेहमान को। मगर ऐसा वाला मेहमान नहीं कि हमारे घर मामा आए, चाचा आइए। शुभ अवसरों पे जैसे बाराती आते हैं, या जैसे हमारे घर में प्रोग्राम हो रहा है, अब उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जो लोग आए उसे मेहमान कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? पौड़ा। अब नॉर्मल यार, मामा किसी दिन मामा अपने काम से हमारे घर आ सकता है ना, तो है तो मामा मेहमान, मगर उस समय मामा को पौड़ा नहीं कहेंगे। बट हमारे घर में कुछ उत्सव है, कुछ फंक्शन है, और उस फंक्शन में बहुत सारे लोग जब शामिल होने आएंगे, दैट टाइम हम क्या शब्द का यूज करेंगे? पौड़ा शब्द का। तो पौराण प्रथा क्या होता है? मेहमान समझ गए ना, पर कैसा मेहमान वो भी समझ गया। तो इनका जो अतिथि सत्कार होता है, इट्स कॉल्ड पौराण प्रथा। आपने कई बार सुना भी होगा मेहमान भगवान होता है, ऐसा कुछ सुना है? पर आज कई बार तो नहीं होता है, नहीं बोलते ना मेहमान भगवान, अतिथि देवो भव, तो सुना है ना भारत में। तो अतिथियों को क्या माना जाता था? भगवान के समान माना जाता था। और जब उनको भगवान के समान माना जाता था तो उनका क्या करना पड़ता था? सत्कार। कल परसों पढ़ा ना, सत्कार का विलोम तिरस्कार, ऐसा कुछ पढ़ाया था, पुरस्कार तिरस्कार देखा था ना हमने। तो अतिथि को भगवान, अतिथि देवो भवो की प्रथा तो अभी भी हमारे देश में, तो अतिथियों को भगवान ही माना जाता था। तो उनको बहुत इज्जत से क्या किया जाता था? सत्कार, मतलब उनका वेलकम किया जाता था बहुत अच्छे तरीके से, जब हमारे घर में कोई भी क्या होता है? फंक्शन होता है, ठीक है। और जब हम किताब पढ़ते हैं, तो ये वाली प्रथा तो हमारे इधर भी होती है, आपके यहाँ भी तो होता होगा, मेहमान उमान आते तो बड़ा इज्जत कर लेते हैं। नॉर्मल भी घर में मामा भी आए तो उस दिन पनीर बन रही है, 3 दिन से आलू गोभी चल रहे थे, आज पनीर ही बना दी उन्होंने। तो ये सत्कारी तो एक किस्म से, उस दिन पनीर बना दे रहे हो तुम। मुख्यतः यह प्रथा मरोज उत्सव में देखने के लिए मिलता है। अब ये मत बोलना मरोज उत्सव नहीं पढ़ा हमने, कहाँ है मरोज उत्सव? जौनसार में। ये तो पता है राजेश्वरी को, क्या होता है इसमें बताओ? बकरे कटते, कितने कटते जरा ये भी बता दो, मतलब तो मीन्स कि वहाँ मरोज उत्सव जो होता है ना, तो वहाँ ना वो आपस में लोग मिल बांट के रहते, रहने का ज्यादा अच्छा कल्चर है उधर। मैं तुम्हें कहा था, मैं जब जौनपुर शादी में गया था, तो एक एक शादी में वहाँ 40-40 बकरे कट रहे भाई, 40-40 बकरे, मतलब ऐसे जैसे तुम सुन रहे हो मेरे मुंह से तो तुम सच भी नहीं मानोगे कि ऐसा कैसा। और वहां जैसे हमारे यहाँ शादी में मेरे गांव वाले, अब मेरे मेहमान, वहां पूरा इलाका ही शादी में आता है। फिर उनके अपने प्रोग्राम भी होते हैं जो नृत्य करते हो, तो वहां पे फिर अवार्ड भी मिलते हैं। और ऊपर से जिस शादी में गया हूँ वहां 3 बारात एक ही दिन जा रही है, तो 3 दूल्हा दुल्हन, मतलब दूल्हा दुल्हन दूल्हा दुल्हन दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। तो ऐसा कल्चर है कि सब लोग मिल बांट के रहना ज्यादा पसंद करते हैं।
महीने भर पहले तुमने न्यूज में भी देखा होगा, वो खबर, 5 भाइयों की शादी एक ही दिन है। हाँ मतलब होता है ना कि जितने भी होते हैं वो हो जाते हैं। रीजन उसका ये भी है, मैं जब गया था उधर शादी में, तो जितने लोगों से बात हो पाई, जितने लोगों को जान पाए, तो उन्होंने ये भी कहा था कि भाई हमारी एक ही शादी में 20-25 लाख रुपए खर्च हो जा रहे हैं। अब मेरे अगर 5 बेटे तो 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊं। तो कोशिश ये की जाती है कि दोनों की शादी, तीनों की शादी है तो एक दिन कर, कोशिश हम ये कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही सबकी शादी कर रहे हैं। 5 भाइयों के एक साथ हो तो सबसे बड़ा वाला ज्यादा बुजुर्ग नहीं हो जाएगा और सबसे छोटा वाला भी जवान ही रहेगा। अगर साइंस के हिसाब से चलेंगे, बायोलॉजी के हिसाब से, दो बच्चों के बीच में 3 साल का गैप, तो 15 साल का गैप तो ऐसे ही आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये भी कि वो जो शादियां करते हो बड़े शान शौकत से और बहुत स्टाइलिश शादियां होती, महंगी महंगी शादियां होती, तो इसलिए वो लोग कर क्या देते हैं कि एक साथ करने में ज्यादा वैल्यू मानते हैं। बाकी ज्यादा अच्छे से कल्चर उनको पता होगा ना, हमने भी बस थोड़ा बहुत जाना पड़ा ही है, बाकी ज्यादा अच्छे से वही बता पाएंगे। तो जो मरोज उत्सव होता है, यहाँ पे अपने मेहमानों को बुलाया जाता है और मेहमानों की बहुत अच्छे से क्या की जाती है, खातिरदारी की जाती है। और वैसे तो मेहमानों की खातिरदारी हम लोग भी करते हैं हमारे यहाँ, आप भी करते ही होंगे। ठीक है, तो ये वही है, पौराण पर था, वैसे भी हम कर देते से ऑप्शन देख के। मैं तो जब गया था वहां शादी में, तो जिस शादी की न्यू ईयर वाली जो दिन होती है, पहले दिन, एक तो अगले दिन बारात जानी, उससे पहले वाली जो दिन होती है, तो जो शादी में बुलाए जाते हैं उन्होंने एक हॉल कर रखा था बड़ा सा अपने घर में, जो उनका हॉल था, घर के अंदर का हॉल था। हॉल में जो उन्होंने चारों तरफ से चटाई बिछा रखी थी जमीन में, और पूरा मैट बिछा रखा था। जैसे जो भी मेहमान आएगा, जैसे हम शादी में बुला रखे हो, तो सीधा हम, जैसे हम गाँव में शादी में जाते हैं, हम सीधा टेंट के पीछे जाते, बोलते हैं हाँ भाई कहाँ है व्यवस्था। हम तो गाँव में ऐसे ही होता है, कोई कभी चले गया, कोई कभी चले गया। ठीक है, लाइट नहीं है क्या आज सुबह से? ओहो। तो आज की क्लास को खत्म करते हैं फिर, ऐसा ना हो कि बोर्ड बंद हो जाए, तुम्हारी क्लास ही बंद हो जाए।